Hello guys, my name is Ritu Rathi. I am two times NET qualified. Also, I worked as a guest faculty in Delhi University. Recently, I joined with the a new platform called Talent Blazer, which provide you the good environment, good concept for your UGC NET प्रिपरेशन बिकॉज़ आप अगर अभी देखोगे तो जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है, उसको आप सिंपली यूट्यूब पे अगर मैराथन वीडियोस सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ के मतलब आई वांट टू से कि आप सिंपली उसको ऊपर-ऊपर से पढ़कर आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ आप अगर देखोगे तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट की आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस देन यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस बिकॉज उस जो एग्ज़ाम का पैटर्न है हर एक क्वेश्चंस का उसमें आपको सिंपली अब चार ऑप्शन नहीं आते कि ए बी सी डी उसमें आपको 5 to 6 ऑप्शन दिए होंगे एंड उसमें बोला होगा कि विच वन इज़ नॉट the part of this theory or this concept. So you must have A to Z knowledge of that concept to crack the exam. So let's start with the topic. I wish you all the best. I wish you all the best to the guys who are preparing for UGC NET. हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड इन बिजनेस फाइनेंस आई एम जस्ट टेक आउट अ लिटिल simple topic. I'm just taking the topic cost of capital, right? The cost of capital, let's start. कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझने से पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें जो टर्म है हमारा कैपिटल इसको समझते हैं कि कैपिटल का क्या मतलब है। अगर आप अपने आसपास देखोगे जैसे कोई रिटेल शॉप है, रेस्टोरेंट है, इवन जो मोमोज की जो छोटी छोटी शॉप होती हैं आप रोड साइड पे देखोगे तो वो सब भी एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। उन्होंने भी कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कुछ फंड्स उन्होंने लगाए हैं। अगर मैं कोई रिटेल शॉप है तो उसमें मुझे सामान लेके आने के लिए स्टॉक के लिए मुझे कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं लाइक मैंने कोई छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है, कोई मैंने छोटी सी रिटेल शॉप ओपन कर लिया है, तो उसमें मेरे लिए ईज़ी होता है कि उसमें इतना ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप सिंपली लोन लेके या फिर आपकी जो सेविंग्स हैं, ठीक है? सेविंग से या आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे पैसे बोरो करके या बैंक से लोन लेके सिंपली आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ रिलायंस, टाटा, आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं। अगर मुझे कोई अपनी कंपनी सेटअप करनी है जिसके लिए मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है इन करोड्स, इन बिलियंस, तो वो एक सिंगल पर्सन के लिए या फिर आप ये बोलोगे कि पार्टनरशिप में भी हो सकता है। तो इवन पार्टनरशिप में भी मतलब वो इतनी कंपनी के लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी कि इन करोड्स कि वो एक सिंगल पर्सन के लिए या 2-3 पर्सन्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो इतनी ज़्यादा कैपिटल को लेके आएँ और इतनी ज़्यादा कैपिटल को बोरो करें और अब बिज़नेस को रन करें। तो उस केस में जो कंपनीज़ होती हैं हमारी, वो क्या मेथड यूज़ करती हैं, उनके क्या सोर्सेज़ होते हैं कैपिटल को बोरो करने के। बिकॉज़ उनमें बिल्डिंग, ठीक है, जो उनके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, अगर मैं कोई न्यू कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा फंड्स चाहिए, मुझे बिल्डिंग एक होनी चाहिए मेरे पास। मेरे को अगर एम्प्लॉइज़ मतलब अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो जो एम्प्लॉइज़ मैं रखूँगी अपने पास उनको मुझे सैलरी पे करनी है, मशीन्स हो गई, पूरा मुझे अपना जो केबिन वगैरह सब कुछ सेट करना होगा। तो उसके जो फिक्स्ड कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए जो मैं फंड्स लेके आऊँगी उसके क्या-क्या मेथड्स हैं, मतलब मैं किस-किस तरीके से बोरो कर सकती हूँ फंड्स को। तो गाइज़ उसके जो कंपनी होती है हमारे पास,
उसके पास 4 मेथड होते हैं अपने फंड्स को बोरो करने के लिए, अपने कैपिटल को, क्यों क्या क्या सोर्सेज हैं कैपिटल को बोरो करने के। तो या तो फर्म क्या करती है, शेयर इशू करती है, ठीक है। शेयर इशू करती है तो आप अन्य सुना भी होगा, इवन आप मूवीज भी देखते हो, जो भी बाजार हो गई जैसे, काफी सारी मूवीज हैं जो आपकी इस पर फाइनेंशियल इस पे स्टॉक मार्केट पर बेस्ड है। तो उसमें हमने टर्म सुना होता है शेयर, ठीक है। तो जो शेयर होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 1 लाख के, एक मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, अगर मुझे 1 लाख की कैपिटल बोरो करनी है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगा कि मैं 1000 का एक शेयर निकाल दूं, ठीक है। कि मैंने ये मेरे को 10 लाख रुपीस चाहिए, तो मैंने 1000 का एक शेयर निकाल दिया, ठीक है। कि तो जो 1000 का मैंने शेयर निकाला, उसका मैंने ये बोला कि आप कोई भी, एनी पर्सन कैन परचेज अ शेयर। तो मैंने एक पब्लिक ऑफर दिया है कि कोई भी इस कंपनी का ओनर बन सकता है बाय सिंपली परचेजिंग दैट शेयर, ठीक है। तो वो शेयर मान लो किसी जैसे टाटा की, अगर मैं सिंपली कंपनी लूँ, अगर कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, टाटा नहीं लेते हैं बिकॉज इट्स अ बिग फर्म, कोई एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, उसको 10 लाख रुपीस फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, और उन्होंने इशू करा है, आपने सुना होगा इनिशियल पब्लिक ऑफर, उन्होंने मार्केट में शेयर निकाला कि 1000 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है। तो उनका अगर 1000 रुपीज का एक शेयर है, तो 10 लाख को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे कितने शेयर्स आ जाएंगे, 1000 शेयर्स बन गए मेरे, ठीक है। 1000 का एक शेयर्स, और कितने शेयर्स उन्होंने निकाले, 1000 शेयर्स। तो अगर मैंने उसमें से 2 शेयर परचेज करे, ठीक है, 2 शेयर परचेज करे, तो उस जो 10 लाख है उसमें मेरी ओनरशिप कितनी होगी, जो 10 लाख की कैपिटल है एबीसी लिमिटेड की, उसमें जो 2000, ठीक है, मैंने 2 शेयर परचेज करे, तो उसमें जो 2000 का ओनर है, उसमें 2000 की जो ओनरशिप है उस ऑर्गेनाइजेशन में, एबीसी लिमिटेड में, वो किसकी होगी, वो मेरी होगी, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मेरे पास 2% की ओनरशिप है। तो वही होता है कि जिसके जो पास ज़्यादा ओनरशिप होती है, उसको राइट होता है जो कंपनीज के डिसीजन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का, ठीक है, उनके पास वोटिंग राइट होता है। तो ये कंपनी क्यों आपको समझ आया होगा कि कंपनी क्यों शेयर्स इशू करती है, बिकॉज एक सिंगल इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो इतना ज़्यादा फंड्स गैदर करें, ठीक है। कि तो इसलिए वो क्या सिंपल मेथड होता है कि सिंपली वो शेयर इशू करती है, सो दैट एनी बडी कैन परचेज अ शेयर एंड कैन बी द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। बिकॉज कंपनी, जब आपने, मान लो मैंने 2 शेयर्स परचेज करे थे 2000 रुपीज के, तो अब जो एबीसी लिमिटेड है, इन फ्यूचर उसको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो प्रॉफिट होएगा, वो जो 1000 जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो 1000 शेयर्स उन्होंने इशू करे हैं, उन 1000 शेयर होल्डर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ठीक है। तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट होएगा, वो जो 1000 शेयर होल्डर्स हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ठीक है। मान लो कंपनी ने 5000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा है, तो रुपीज 5 वो हर एक शेयर होल्डर्स में, हर एक शेयर होल्डर को 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने क्या करा है, कंपनी के 2 शेयर खरीदे थे, तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का, 10 रुपए, ठीक है। बिकॉज रुपीज 5 फॉर ईच शेयर होल्डर था, और मैं कितने शेयर्स की ओनर हूँ, 2 शेयर्स की, तो मुझे रुपीज 10 मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कंपनी, अब इसमें जो शेयर होल्डर्स है, आपने देखा होगा जो स्टॉक मार्केट में, जितने स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना, शेयर्स में हमारा पैसा डूब गया, या उसने शेयर्स में इतना ज़्यादा कमा लिया, तो इसके पीछे यही लॉजिक होता है कि अगर जो कंपनी है, जितना ज़्यादा अब प्रॉफिट, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, अब जितना ज़्यादा प्रॉफिट एबीसी लिमिटेड को होगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, शेयर होल्डर्स को, मतलब उतना ही प्रॉफिट मुझे होगा। अगर कंपनी 5,000 कमा रही है, 10,000 कमा रही है, तो जितना ज़्यादा वो पैसा कमाएगी, उतना ज़्यादा मुझे उसमें क्या मिलेगी, प्रॉफिट में ओनरशिप, पार्टनरशिप मिलेगी, ठीक है। उतना ज़्यादा मैं, उतने ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट मेरे पास आएगा। तो यही रीज़न होता है कि
अगर कंपनी आपकी चल रही है प्रॉफिट में तो आप शेयर से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, बिकॉज उसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, साथ साथ आपका क्या होएगा, जो शेयर का प्राइस है वो भी इंक्रीज होएगा आपका मार्केट में। तो जो 1,000 रुपए का शेयर है, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती जा रही है और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन होगी ये कंपनी की मार्केट में, तो जो 1,000 रुपीज़ का शेयर, जब मैंने कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो शेयर मैंने 1,000 रुपीज़ का परचेज करा था, अब उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी मुझे। ठीक है, वो 1,000 का शेयर सिर्फ 1,000 का नहीं रह जाएगा, वो हो सकता है 1,000 150 का हो गया हो, 1,200 का हो गया हो। तो मेरे को एज एन ओनर मेरे पास दो बेनिफिट है, कि एक तो जो कंपनी का जो शेयर है उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास उससे बेनिफिट प्रॉफिट आ रहा है, प्लस जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है मेरे पास, वो प्रॉफिट के रूप में क्या आ रहा है, एडिशनल मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। तो मेरे को दो बेनिफिट होंगे अगर मैं शेयर कंपनी का परचेज कर रही हूँ, और जो मेरी ऑर्गेनाइज जिस कंपनी का मैंने शेयर परचेज करा है वो company can borrow the fund through four sources: equity share, by issuing the equity shares in the market, by issuing preference shares, by issuing debentures, और by retained earning। इक्विटी शेयर्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं। शॉर्टली एक बार ही समझ लेते हैं इसको। अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है मार्केट में, तो इक्विटी शेयर्स को क्या बोला जाता है, दे आर द ओनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। बिकॉज अगर इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया अच्छे से, कि कैसे जो 1 लाख की, अगर 10 लाख की हमारी एबीसी लिमिटेड है और मैंने उसमें से दो शेयर्स परचेज करे हैं ₹1000 के, तो मैं कितनी, जो 10 लाख में से 2000 की ओनरशिप किसके पास आ गई है, मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको दो तरीके से बेनिफिट होता है। एक तो जो मैंने 1000 रुपीज़ का शेयर खरीदा था उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट में इंक्रीज होती जाएगी। अगर जो मेरी कंपनी है, जो एबीसी लिमिटेड है, अगर वो मेरी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो मेरा जो शेयर प्राइस है, जो मैंने शेयर 1000 का परचेज करा था, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, बिकॉज मेरी जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो मार्केट में कस्टमर्स होंगे, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो मेरी कंपनी जो एबीसी लिमिटेड है उसका शेयर परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो मैं जो 1000 का शेयर है उसको 1000 में थोड़ी ना सोल्ड आउट करूंगी, मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करूंगी। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो बढ़ता जाता है, तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। प्लस अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, आफ्टर पेइंग टू द डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर वट एवर लेफ्ट, ठीक है, जो भी कंपनी के पास बचता है जितना भी प्रॉफिट, उस सारे प्रॉफिट पर किसका हक होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास लेफ्ट ओवर होगा आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वो सारा किसको सारा किसको पे किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर के बेनिफिट होंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के आपने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े होंगे 11th 12th क्लास में। तो प्रेफरेंस शेयर्स में मेरा डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक है, कि भाई मेरे को इतना परसेंट डिविडेंड मेरे को ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी ही करेगी अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो। और एक मेरे को प्रेफरेंस मिलती है, बिकॉज जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसमें से सबसे पहले तो किसको पे करा जाता है, डिबेंचर्स को। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे किसकी बारी आती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तभी इसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये भी जो कंपनी के ये भी क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इनको प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनका जो भी फिक्स डिविडेंड है उनको पे किया जाएगा, और उसके बाद जो बचता है वो सारा किसके पास जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, तो कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर से पैसा ले सकती है,
वो सेफ है उनके लिए, प्रेफरेंस शेयर से ले सकती है, और कंपनी कैन इशू अ डिबेंचर, ठीक है। बट जो डिबेंचर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रही है, कोई कंपनी इशू कर रही है, तो वो एक लोन के तरीके से ही कंसिडर्ड किया जाएगा। क्योंकि हम अगर मान लो मुझे एजुकेशन लोन चाहिए या मुझे हाउस लोन चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, बैंक के पास जाती हूँ, मैंने अप्लाई करा लोन के लिए, तो जो बैंक है वो क्या करेगा, मुझे लोन तो देगा, लेकिन उस लोन पर मुझसे एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो सेम हैपन इन द केस ऑफ डिबेंचर्स, कि जब मैं एज एन कंपनी, ठीक है, मैं अगर डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ, तो डिबेंचर के साथ एक फिक्स्ड परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे डिबेंचर होल्डर्स को पे करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है। वो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट सेफ होता है, उन्हें वो इंटरेस्ट मुझे पे करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती हूँ, तो मेरी कंपनी को कोर्ट में सू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिबेंचर्स को एज अ लोन कंसिडर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे ऊपर देखो एक फिक्स लाइबिलिटी आ गई। अब अ, अब देखो इस जो चैप्टर में जो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, इसमें आपको क्या मानना है कि मैं कंपनी की ओनर हूँ, ठीक है, मैं कंपनी की अकाउंट से ओनर हूँ, मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूँ, मेरे को एक कंपनी स्टार्ट है, मेरे को एक कंपनी एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इस चैप्टर में सोचना है कि भाई मेरी कंपनी है, ठीक है। मान लो एक कंपनी का नाम रख देते हैं एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब जो एबीसी लिमिटेड है, मुझे ये सोचना है, अब मैंने आपको बेनिफिट बता दिए, लॉस भी बता दिए, ठीक है, कि अगर मैं इक्विटी शेयर इशू कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बेनिफिट है, प्रेफरेंस शेयर्स कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बेनिफिट है, डिबेंचर्स में इशू कर रही हूँ तो मेरे पास पैसे तो आ जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर क्या होगा, फिक्स बर्डन होगा कि मुझे डिबेंचर्स को पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, एक और ऑप्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग क्या होती है कि जो कंपनीज क्या करती हैं, जितना भी उन्हें प्रॉफिट होता है वो सारा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो अपने पास एज एन रिजर्व, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी अनहैप्पी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो कंपनीज क्या करती हैं, फ्यूचर के लिए बचा के रखती हैं कुछ रिटेन अर्निंग। मान लो जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, उसमें से वो कुछ पार्ट तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कुछ अपने पास एज एन रिटेन अर्निंग रख लेती है। रिटेन अर्निंग रखने का दो पर्पस होता है कंपनी का, या तो अगर फ्यूचर में कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसा लॉस आ जाता है, कंटिनेंट लाइबिलिटी आ जाती है, तो कंपनी के पास पैसा होता है, उसमें से वो पे कर सकती है, ठीक है। सेकंड बेनिफिट क्या होता है कि मान लो मुझे अपनी कंपनी की ग्रोथ करनी है, मैं एक्सपेंशन का सोच रही हूँ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रही हूँ, तो जो भी ग्रोथ के मेरे एक्सपेंशन के प्लान होते हैं, तो उसमें भी मैं रिटेन अर्निंग का अमाउंट यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि मुझे कौन सा, किस तरीके से मैं इक्विटी शेयर करूं, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। बिकॉज जो रिटेन अर्निंग होगी वो तो सिर्फ आपके पास कब होगी, जब आपकी फर्म जो है 2-3 साल पुरानी होगी, ठीक है। अब एक न्यू फर्म है, ठीक है, अगर एबीसी लिमिटेड एक न्यू कंपनी है, तो जब उसने कोई प्रॉफिट अर्न ही नहीं करा है, तो उसके पास रिटेन अर्निंग नहीं होगी। तो रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिटेन अर्निंग का ऑप्शन जो होगा कंपनी के पास, वो कब होगा, जब वो फर्म पुरानी होगी, ठीक है। न्यू कंपनी के केस में हम रिटेन अर्निंग का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, क्योंकि मैं अब आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी कंपनी, तो मेरे पास एज एन सेविंग कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है, मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। बिकॉज अगर हमें अपने प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है, तो उसका सबसे बड़ा, या तो आप कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करो, या फिर आप अपनी कॉस्ट कम करो। अब कस्टमर से तो हम ज़्यादा चार्ज कर नहीं सकते, बिकॉज सिर्फ हम ही नहीं है ना मार्केट में, हमारे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर हम कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करेंगे फॉर द सेम सर्विस, तो जो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट परचेज ही क्यों करेगा। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है कि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम करें, ठीक है।
अब हमें अपनी कॉस्ट मिनिमम कैसे करनी है प्रोडक्ट की, वो हम किस में पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को कम कैसे करें, ये हम किस में पढ़ेंगे, बिजनेस फाइनेंस में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो अब देखो जितने भी ये सोर्सेज हैं, अगर मैं इक्विटी शेयर इशू कर रही हूँ तो मुझे उन्हें प्रॉफिट देना पड़ रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही हूँ, उनको भी एक फिक्स रेट पे डिविडेंड देना पड़ रहा है, ठीक है। डिबेंचर अगर मैं इशू कर रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ। तो अब मैं, अगर मुझे 10 लाख का, अगर मैं एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे 10 लाख की अमाउंट चाहिए, तो मुझे किस सोर्स को यूज करूँ, कौन सा सोर्स मैं यूज करूँ, कि भाई मैं इक्विटी शेयर से पैसा उठाऊं, मैं प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाऊं, मैं डिबेंचर से पैसा उठाऊं, मुझे कितना फंड चाहिए, 10 लाख। आई एम जस्ट एज्यूमिंग, ठीक है। अगर मुझे 10 लाख फंड चाहिए तो मुझे कैसे अपने उसको फंड्स को मैनेज, अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करना है कि उनको पे मुझे कम से कम करना पड़े, ठीक है, कि मेरी जो कॉस्ट आए कैपिटल की वो कम से कम आए। तो आपको इनमें देख के, ये जो चार आपको सोर्सेज दिख रहे हैं, इनमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सा जो सोर्स है मेरा वो चीपर होगा, ठीक है। क्या मेरा इक्विटी शेयर चीपर होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, डिबेंचर होगा, कि इनमें से मेरा कौन सा सोर्स चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल हो सकता है जिसमें मेरी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज आए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। अगर मान लो मैंने आपको ये देख के बताना है, मान लो इक्विटी शेयर्स हैं, उससे हमने 2 लाख के पैसे उठाए, ठीक है। 2 लाख के हमने क्या करें, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। और जो 2 लाख के हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 50,000। कि इन 2 लाख के बदले मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 50,000 मेरे पे कॉस्ट आ रही है कि मेरे को एनुअली 2 लाख शेयर होल्ड, जो 2 लाख के शेयर्स हैं उन पर मुझे 2 लाख रुपए जो मुझे दिए हैं शेयर होल्डर्स ने, उसमें मुझे उनको 50,000 रिटर्न बैक करना पड़ रहा है पर एनम, ठीक है। और अगर मान लो ये जो डिबेंचर्स है, मैंने डिबेंचर से क्या करा, 4 लाख का फंड्स कलेक्ट करा, ठीक है। 4 लाख के मैंने डिबेंचर इशू करे। और अब जो 4 लाख के मैंने डिबेंचर इशू करे हैं उस पे मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 70,000 पर एनम। मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, 4 लाख डिबेंचर, 4 लाख के जो मैंने डिबेंचर्स इशू करे हैं उस पर मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, 70,000। तो अब आप इसको डेटा को देख के बताओ कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस मेरे लिए चीपर होगा। क्या मेरे लिए इक्विटी शेयर्स चीपर हैं या मेरे लिए डिबेंचर चीपर है। बिकॉज अगर मैं फाइनेंस स्टूडेंट होके, अगर मैं फाइनेंस स्टूडेंट ना होके, अगर मैं कोई भी लाइक जो बंदा जिसको पता ही नहीं है फाइनेंस के बारे में, मार्केट शेयर होल्डर्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, अगर मैं सिंपल एक नॉर्मल मैन की, ले मैन की लैंग्वेज में अगर मैं सोचूं, तो मैं ये देख रही हूँ कॉस्ट को कि यार इक्विटी शेयर की कॉस्ट, अगर इक्विटी शेयर में इशू कर रही हूँ तो मेरे इक्विटी शेयर्स को तो मेरे को 50,000 पे करना पड़ रहा है, लेकिन डिबेंचर को मुझे 70,000 पे करना पड़ रहा है। तो मैंने क्या देखा कि यार इक्विटी शेयर्स की जो कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। इवन आपको भी लग रहा होगा कि मैं, हमें तो फिर इक्विटी शेयर इशू कर देने चाहिए, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर्स को तो 50,000 ही पे करना पड़ रहा है एनुअली, लेकिन डिबेंचर होल्डर को हमें 70,000 पे करना पड़ रहा है। तो आप, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज से देखूं, लेमैन के फॉर्म में देखूं, तो मेरे को कौन सा सोर्स चीपर लग रहा है, इक्विटी शेयर। So, by comparing the cost of these two sources, we can see that equity is cheaper, but we should choose and we should choose equity, ठीक है। बिकॉज मैंने देखा कि जो मेरा इक्विटी शेयर है उसमें सिर्फ मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 50,000। तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, इक्विटी। बट हम बट अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इक्विटी चीपर नहीं है, डिबेंचर्स हमारे लिए चीपर पड़ रहे हैं, वो कैसे हमें पता चलेगा, ये हम समझते हैं। ये देखो, आप इसी में देखो कि ये चीज भी तो देखो ना कि ठीक है, हमने कॉस्ट देखी कि हमारी 50,000 हमें पे करनी पड़ रही है, लेकिन मेरे को पैसे भी तो कम मिल रहे हैं। इक्विटी शेयर कितने के हैं, 2 लाख के, कि मैं इक्विटी शेयर मैंने कितने के इशू करे हैं, 2 लाख के। तो 2 लाख पर मुझे 50,000 पे करने पड़ रहे हैं, और डिबेंचर
4 लाख पे मुझे 70,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो मुझे ये चीजें भी तो कंसिडर करनी है ना कि मैंने कितनी कैपिटल रेज करी है। सिंपली मैं कोस्ट को देखकर अपना डिसीजन नहीं ले सकती ना कि भाई इसकी जो इक्विटी शेयर है इसकी कॉस्ट कम है तो ये चीपर फाइनेंस होगा, नहीं। मुझे कितनी कैपिटल मेरे पास आई है कि मुझे इन 2 लाख रुपए के लिए 50,000 पे करने पड़ रहे हैं, और 4 लाख रुपए के लिए मुझे 70,000। ये देखो ना, लाइक इक्विटी शेयर से डबल अमाउंट है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट है वो तो डबल नहीं हो रही ना, 50,000 से 1 लाख नहीं हो रही, सिर्फ 70,000 है। और जो अमाउंट है वो मुझे डबल मिल रहा है कि 2 लाख का 2 लाख के लिए मुझे 50,000 पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इक्विटी शेयर के उसमें देखूं तो मुझे 4 लाख के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 1 लाख। और यहाँ पर 4 लाख के लिए मैं कितना पे कर रही हूँ, 70,000। तो कौन सा सोर्स मेरा चीपर हुआ, डिबेंचर्स मेरे लिए चीपर हुए। तो इसमें सिर्फ आपको कॉस्ट नहीं देखना है, आपको कैपिटल भी देखनी है, ठीक है। यू शुड कंसिडर द कैपिटल ऑल्सो, कि भाई मेरे को ये देखना है कि कितने पैसे पर मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। कि कितना कैपिटल मैंने मार्केट से उठाया है और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। सिंपली कॉस्ट को हमें कंपेयर करके डिसीजन नहीं लेना है। तो इसमें जो आपका, अगर मैं देखूं तो हम रेट कैसे निकाल रहे हैं, सिंपली कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल इंटू 100। मतलब 2 लाख रुपीज पे मैंने कितना पे करा है, कितना पे करना पड़ रहा है मुझे, 50,000। तो हम सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। हमने क्यों करा है, फॉर द परसेंटेज, ठीक है। और डिबेंचर का मैं देखूं तो 70,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100। ये आप कैलकुलेट करना और आपको बताना है कि कौन सा सोर्स हमारा चीपर है, ठीक है। आप देखोगे कि जो आपका रेट, इक्विटी का जो रेट आएगा वो आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। और आपका डिबेंचर का रेट है वो कम आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कंपेयर करके कि 2 लाख के लिए आप 50,000 पे कर रहे हो, यहाँ पर आप 4 लाख के लिए 70,000 पे कर रहे हो। तो जब आप इनका रेट कैलकुलेट करोगे तो रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, कोस्ट, ठीक है। कोस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल, कि भाई 50,000 मेरे को कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 2 लाख रुपए पे। और इंटू 100 परसेंटेज, क्योंकि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप देखते हो ना, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो 100 में से मैंने कितना स्कोर करा, 50 अगर मैंने स्कोर करा है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो ऐसे ही 50,000 मेरे को पे करना पड़ा ऑन रुपीज 2 लाख और इंटू 100 फॉर द परसेंटेज। जब आप इसका रेट निकालोगे तो आप देखोगे कि जो डिबेंचर्स हैं उनका रेट कम आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको कंपेयर करना होता है तो आप सिंपली कॉस्ट को लेकर कंपेयर नहीं करोगे, आपको ये भी देखना है कि कितने फंड्स पे हमें कितना पे करना पड़ रहा है, कि ये कॉस्ट कितने अमाउंट पे आ रही है हमारी, ठीक है। तो हमेशा जब भी कंपैरिजन करना है तो किस में करना है आपको, परसेंटेज में, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन मेरे को लेना पड़ रहा है कि भाई अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी है। अब मैंने ये देखा कि ठीक है, डिबेंचर मेरे को सस्ते पड़ रहे थे, ठीक है, डिबेंचर का मेरा रेट कम आ रहा था, तो मैं डिबेंचर चूज कर लेती हूँ कि भाई मुझे क्या करना है। अब जो मेरी एबीसी लिमिटेड जो हम कंपनी मान के चल रहे थे, कि मैं सारे क्या करती हूँ, डिबेंचर इशू कर देती हूँ, क्योंकि डिबेंचर की मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। लेकिन कुछ और फैक्टर्स होते हैं हमारे, कि क्या फैक्टर्स होते हैं कि जिनके बेसिस पर मुझे इक्विटी प्रेफर करनी पड़ रही है डिबेंचर पे, ठीक है। कि क्या रीजन हो सकते हैं कि वाई आई प्रेफर डिबेंचर्स ओवर इक्विटी, ठीक है। कि मैं इक्विटी की बजाय मैं डिबेंचर्स क्यों प्रेफर करूंगी। तो एक तो सबसे पहले आपको रेट देखना है कि किसका रेट कम आ रहा है, ठीक है। क्योंकि रेट निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि हम कैसे कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय में अमाउंट रेज्ड इनटू में 100, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को ये देखना है कि क्या मेरे को, अगर मैं इक्विटी को अगर मैं इशू कर रही हूँ, इक्विटी शेयर्स अगर मैं इशू कर रही हूँ मार्केट में, तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। या मैं डिबेंचर्स मार्केट में इशू कर रही हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा।
तो सिंपल अगर हम समझे तो देखो, अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर से मैंने 10 लाख रुपए अपने रेज कर ली, ठीक है, क्योंकि मेरे को 10 लाख की कैपिटल चाहिए थी। तो आप ये देखो, मेरे ऊपर कोई फिक्स बर्डन नहीं है। मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मैं उनको प्रॉफिट दे रही हूँ, अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं उनको कुछ नहीं पे कर रही हूँ, मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है तब भी मैं उनको कुछ नहीं पे कर रही हूँ। मेरे ऊपर कोई फिक्स बर्डन नहीं है कि भाई मुझे इनको प्रॉफिट देना ही देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इनको प्रॉफिट नहीं दिया तो ये मेरे को ले जाके कोर्ट में सू कर देंगे, नहीं। तो जब मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर रही हूँ तो मेरे ऊपर कोई फिक्स बर्डन नहीं है किसी चीज का कि भाई मुझे इन्हें प्रॉफिट पे करना है, मुझे इन्हें इंटरेस्ट पे करना है, या ये मुझे कोर्ट में सू कर देंगे। मतलब बिकॉज मेरे ऊपर कोई रिस्क नहीं है, रिस्क क्या है, बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। लेकिन मेरे पास नेगेटिव चीज क्या है, अगर मैंने सारे के सारे इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, अब जो जिस बंदे ने 2 शेयर खरीदे होंगे वो भी कहेगा कि भाई मेरे को भी डिसीजन लेने का राइट है, क्योंकि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है। तो अब जो ओनरशिप है वो ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कि जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे वो उतने, जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या करेंगे, सब अपनी को, अगर मुझे कोई पॉलिसी बनानी है, मुझे कोई ग्रोथ करना है, कोई एक्सपेंशन करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मतलब मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझे सारे ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस से मुझे लेनी पड़ेगी। बिकॉज वो क्या है, ओनर है भाई, उनका राइट है कि अगर कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, क्या आगे वाले फ्यूचर में डिसीजन है, क्या प्लान्स है कंपनी के, वो मुझे सबको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ओनरशिप ज्यादा हैंड्स में चलेगी, ठीक है, ज्यादा लोगों के पास चलेगी। तो ये एक नेगेटिव चीज हो गई इक्विटी शेयर्स की। तो अब मैंने देखा, दोनों चीजें बताई कि क्या पॉजिटिव चीज है और क्या नेगेटिव है अगर मैं इक्विटी शेयर इशू कर रही हूँ तो। अब मैं आपको बताती हूँ डिबेंचर्स की, कि अगर मैं डिबेंचर इशू कर रही हूँ तो मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को क्या होता है, टैक्स डिडक्शन। बिकॉज आपको पता होगा डिबेंचर्स पे हम क्या पे करते हैं, हम पे करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट हमारा किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है हमारा, ठीक है, इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट की वजह से जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा रिकॉर्ड होता है, तो हमारा जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जब हम मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम टैक्स किस पे करते हैं, प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं। तो जो मेरा टैक्स का अमाउंट है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो, इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे 100 रुपए का प्रॉफिट हो, ये चीज मैं आपको आगे स्लाइड आएगी उसमें अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखो कि जो भी हम डिबेंचर इशू करते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हमारा टैक्स डिडक्शन। बिकॉज जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जितना प्रॉफिट कम होएगा उतना कम टैक्स लगेगा हमारा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाती है, एक इनडायरेक्टली हमें क्या मिल रही है, टैक्स डिडक्शन। तो हमारे लिए क्या हो रहा है। और एक आप देखोगे तो जो डिबेंचर्स हैं उस पे हमें इंटरेस्ट जो रेट होता है वो हमेशा कम होता है, ठीक है। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो, उनके कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से, कि भाई इतना प्रॉफिट अर्न करेगी, ये करेगी, वो करेगी। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उनका क्या है भाई, फिक्स मिलना है उनको, तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा उतना उन्हें मिल जाएगा। तो क्या होगा, और वो इसी वजह से, बिकॉज उनका हमें पे करना ही करना है, ऑर्गेनाइज कंपनी को पे करना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट होए चाहे कंपनी को लॉस होए। तो इसलिए जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो रखा जाता है, ताकि अगर किसी ईयर, किसी साल, क्योंकि हर ऐसा नहीं ना कि हर साल कंपनी को प्रॉफिट ही हो रहा है, तो किसी साल अगर जो कंपनी है उसको लॉस हो रहा है तो उस टाइम कंपनी पर ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए हमेशा जो हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट होता है वो लो रखा जाता है, ठीक है। और एक बेनिफिट क्या हो सकता है, ओनरशिप नोट शेयर्ड। हमने देखा था ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं
वो हर चीज़ में अगर मैं कोई प्लान बना रही हूँ, कोई फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ भी प्रोस्पेक्टस लेके आ रही हूँ, तो वो अपना क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि भई मेरे को भी डिसीजन का राइट है, ठीक है? मुझे भी डिसीजन लेना है। लेकिन जो हमारे डिबेंचर्स होंगे उनका तो क्या है, क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर को मना नहीं कर सकते क्योंकि भई वो ओनर है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको राइट है डिसीजन लेने का। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका तो फिक्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, तो उनके पास ओनरशिप नहीं होती। वो आप कुछ भी डिसीजन लो अपनी कंपनी का, वो आपको आके ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हो, ये आप एक्सपेंशन क्यों कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे वो आपकी कंपनी पे। तो आप इजीली कोई भी स्टेप ले सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? तो ये कुछ बेनिफिट्स थे डिबेंचर के, राइट? और कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हमने देखी डिबेंचर की, और कुछ हमने देखी इक्विटी की। तो ये रीजन होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ इक्विटी शेयर इशू कर लेते हैं और कुछ डिबेंचर्स इशू कर लेते हैं, ताकि हमारी इसमें जो इस चैप्टर में है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें यही पढ़ना है कि हमें कितने इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए और कितने डिबेंचर की। जो मेरे को 10 लाख का फंड है वो मैं किस तरीके से मैनेज करूं कि मैं उसमें से कितने पैसों का मैं इक्विटी शेयर इशू करूं, कितने पैसों की मैं डिबेंचर इशू करूं, कितनों का मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूं, ताकि जो मेरी कॉस्ट है वो क्या है, कम आए, ठीक है? तो मुझे इसमें ये डिसीजन लेना है अपनी कंपनी के लिए इस चैप्टर में कि मुझे कितना, कौन से सोर्स से कितना फंड लेना है, कितना फंड रेज करूं मैं। तो आपको ये समझ आया कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हम पढ़ते क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। बिकॉज बच्चों की एमकॉम हो जाती है, इवन वो टीचर तक बन जाते हैं, उन्हें ये चीज क्लियर नहीं होती कि यार इस चैप्टर में है क्या। बिकॉज इट्स लुक लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम बोले जा रहे हैं, बट एक्चुअल में हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है? तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की, डिबेंचर की कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो निकालना सीखेंगे। फिर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, देन हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? सबकी हम कॉस्ट निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले हम मैं आपको बता दूं, जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे इरिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होते हैं हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है और इनका मतलब क्या है? इरिडीमेबल आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इरिडीमेबल जिसको हमें कभी रिटर्न ही नहीं करना हो, ठीक है? जैसे मैंने अपने फ्रेंड से लोन लिया, ठीक है? मैंने 100 रुपीज का लोन लिया। अब मुझे उसने बोला कि यार कोई नहीं, 100 रुपए तू रख ले और मेरे को इस पे आप कभी वापस मत करियो। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इरिडीमेबल, कि कंपनी की मैंने अगर इरिडीमेबल कि मुझे वो रिटर्न ही नहीं करने, ठीक है? लाइफ टाइम के लिए वो पैसे क्या हो गए, मेरे हो गए अब, ठीक है? तो ऐसे ही जो कंपनी अगर इरिडीमेबल डिवेंचर्स इशू कर रही है, तो उसका मतलब क्या है कि जो इरिडीमेबल डिबेंचर इशू करके जो कंपनी के पास फंड आया है, वो उसको कभी रिटर्न ही नहीं करना, वो लाइफ टाइम के लिए उसके पास आ गए। विच हैज नो स्पेसिफिक डेट ऑफ पेमेंट, कि भाई ये पैसे वापस करने की कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं होती इरिडीमेबल डिबेंचर्स पे। फर्म पे द इंटरेस्ट लाइफ टाइम, उन पर जो रेट इंटरेस्ट, मान लो इरिडीमेबल डिबेंचर्स है उस पर 10% इंटरेस्ट फिक्स है, तो मैं लाइफ टाइम तक क्या करती रहूंगी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट देती रहूंगी। जो 1000 रुपीज का मैंने डिबेंचर लिया है उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, 10% मुझे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है? तो मैं सिर्फ उस पर इंटरेस्ट पे करूंगी, ये जो 1000 रुपीज है मुझे कभी रिटर्न बैक करने ही नहीं है डिबेंचर होल्डर को। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इरिडीमेबल डिबेंचर का। प्रैक्टिकली ये कोई कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं करती। इवन हमारी जो कंपनीज एक्ट है वो भी इसको प्रैक्टिकल नहीं मानती कि उस वो भी प्रैक्टिकल नहीं मानती कि भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ थ्योरी के लिए आपको पढ़ाया जाता है कि इरिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं। प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ऐसा कंपनी कोई डिबेंचर इशू नहीं करती जिसकी कभी लाइफ टाइम कोई रीपेमेंट ही ना हो, ठीक है? रिडीमेबल डिबेंचर क्या होगी, डिबेंचर्स हमारे क्या होंगे जिसका एक स्पेसिफिक डेट मेंशन होगी कि
मान लो एक डिबेंचर 1000 रुपीज का डिबेंचर है, 10% इंटरेस्ट है, और वो हमें रीपे करना है आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर। उसमें एक स्पेसिफिक डेट मेंशन होगी कि कंपनी को इतने टाइम बाद क्या करना है, वो पैसा डिबेंचर होल्डर को वापस करना है, उसकी रीपेमेंट करनी है। तो रीपेमेंट डन आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब हम पढ़ते हैं जो इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं उनकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट का क्या पढ़ा था, कि हमें ये देखना है कि कितना पे करना है डिवाइडेड बाय कितने पर पे करना है इनटू 100। सिंपल हमने यही समझा था। तो इसी को बेस बना के हम चलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ, जैसे एबीसी लिमिटेड इशू 10 लाख डिबेंचर्स, 10 लाख के उन्होंने डिबेंचर्स इशू कर दिए, और उस पर इंटरेस्ट पे करना है 50,000 पर एनम। तो हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कितने परसेंट की कितनी कॉस्ट आई। तो वही है, हमें पे कितना करना है 15,000, और कितने पर पे करना है 10 लाख पे। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में 100 परसेंटेज के लिए। अब ये इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट क्योंकि कॉस्ट है हमारे लिए, डिवाइडेड बाय में नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कितने पे, 10 लाख रुपीज। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ, नेट प्रोसीड का मतलब क्या है। नेट प्रोसीड होता है हमारा, देखो क्या होता है, अगर कंपनी ने 10 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना कि कंपनी को 10 लाख रुपीज ही मिलेंगे। क्योंकि एक्चुअल में कंपनी को मिलेंगे कितने, 10 लाख के अगर उसने इशू करे हैं, तो हो सकता है कंपनी को 9,90,000 अमाउंट रिसीव हो रहा है। क्योंकि कुछ हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, कि हमने बीच में ब्रोकर, अगर ब्रोकर्स का कमीशन, कि हमने कुछ अपने जो डिबेंचर्स है वो ब्रोकर के थ्रू सेल आउट कराए मार्केट में, तो ब्रोकर का कमीशन हो गया, ठीक है। जो भी जो इशू करने के जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमें नेट प्रोसीड क्या होगी, कि हमें एक्चुअल कंपनी को अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। करे तो उन्होंने 10 लाख के डिबेंचर्स है, लेकिन उनको इशू करने में भाई प्रमोशन कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, ब्रोकर्स को कमीशन पे कर रहा है, तो कुछ ना कुछ खर्चा हुआ है कंपनी का। तो एक्चुअल में वो खर्चे निकाल के जो एक्चुअल में कंपनी को जो अमाउंट मिला है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रोसीड, ठीक है। तो क्योंकि हमें मिला कितना है इसमें, तो जैसे मैंने मान लिया 10 लाख ही हमें मिले, मान लो अगर हमें मिले सिर्फ 9 लाख है, तो 9 लाख कंपनी के पास पैसा कितना आया, 9 लाख, क्योंकि कंपनी तो यूज 9 लाख रुपए को ही कर रही है ना, उसी 9 लाख को वो इन्वेस्ट कर रही है, उसी 9 लाख को यूज करके इन्वेस्ट करके वो क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो वही हमारे, अब वो पे 9 लाख पर उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, कि उसने एक्चुअल में बिजनेस में इन्वेस्ट कितना करा है, 9 लाख रुपीज, बट उसे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 15,000। तो नेट प्रोसीड, ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम नेट प्रोसीड लेते हैं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या बना, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अगर मुझे रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है, तो रिडीमेबल डिबेंचर क्या है, कि मुझे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड मुझे रिडीम करने हैं, मुझे रिटर्न बैक करना है डिबेंचर्स को, ठीक है। जो अमाउंट मैंने डिबेंचर से इशू करा है, जो इशू के टाइम पे अमाउंट है, कुछ अमाउंट फिक्स करके आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा वो अमाउंट। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एबीसी लिमिटेड इशू द डिबेंचर ऑफ रुपीज 1,000 एट द रेट ऑफ 20% एंड रिडीम 1,500 आफ्टर 5 ईयर। एबीसी लिमिटेड ने डिबेंचर इशू करा है 1,000 रुपीज का, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फिक्स है मेरा, 20%। और 5 साल के बाद वो अमाउंट उसको जो जिसने जो डिबेंचर होल्डर है उसको कितना पे करेगी कंपनी, 1,500। कितना अमाउंट रिडीम करेगी, 1,500। तो अब देखो कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होगी। एक तो जो 1,000 रुपीज है, 5 साल तक कंपनी को उस पर 20% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,000 का 20% कितना आ गया मेरा, 200। तो 5 साल तक 200 200 200 200 करके 5 साल तक कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्लस जो कंपनी को 1,000 रुपीज आज अगर मैंने डिबेंचर इशू करा है, तो मुझे ये भी तो देखना है ना, 5 साल बाद मुझे उस 1,000 रुपीज के कितने बना के देने होंगे, 1,500 रुपए देने पड़ेंगे, 1,500। तो ये जो 500 की मेरे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई है,
अब ये भी कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट ही है कि 500 रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 5 साल बाद। तो कंपनी क्या करती है, ये नहीं करेगी, क्योंकि भाई अगर कंपनी, जब मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद अगर मैं हर एक डिबेंचर होल्डर को 1500 अमाउंट पे कर रही हूँ, तो मेरे पास उस ईयर कितना ज्यादा बर्डन हो जाएगा कि मैं एक साथ 1500 में रिटर्न कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी कि कंपनी को एक साथ इतना ज्यादा बर्डन ना पड़े, तो इस 500 रुपीज के लिए मैं स्टार्टिंग से रिजर्व बनाना स्टार्ट कर रही हूँ कि भाई मेरे को 500 की मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो और 5 साल बाद मुझे ये कॉस्ट बियर करनी है। तो मैं क्या करूं कि हर साल 100 रुपए का मैंने क्या करा है, एक रिजर्व क्रिएट कर लिया है कि भाई 100 रुपए मैं हर साल जो मुझे प्रॉफिट होएगा उसमें से मैं 100 रुपीज निकाल के अलग रख दूंगी कि भाई ये 100 रुपीज मैंने अलग रख दिए, ताकि जब मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे तो मेरे पास एक साथ मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से क्या कर रही हूँ, रिजर्व क्रिएट करती आ रही हूँ। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ये कि अमाउंट रीपे करना। तो कंपनी का एक साल में क्या क्या पे, क्या कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 200 रुपये तो इंटरेस्ट के हो गए, और 100 रुपीज जो वो रिजर्व क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो अब कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होगी है पूरी, इंटरेस्ट और प्लस में ये रिडीम अमाउंट, ठीक है, 100 रुपीज। तो कितनी कॉस्ट हुई कंपनी के लिए, 200 प्लस में 100, 300 रुपये। अब इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कॉस्ट डिवाइडेड बाय में कैपिटल रेज्ड, ठीक है, जो भी हमारे पास नेट प्रोसीडिंग आई थी वो। तो अब देखो इसको कॉस्ट हमारी कंपनी के लिए क्या क्या पड़ी है, एक तो इंटरेस्ट और प्लस में ये रिडीम अमाउंट जो 100 रुपीज का, पर एनम कितना पड़ रहा है, 200 प्लस 100। तो 200 इसको मैंने क्या लिख दिया, इंटरेस्ट, प्लस में 100 को मैंने क्या, ये 100 रुपीज मेरा आया कहाँ से है, 1500 माइनस में 1000 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे मेरा कितना आया, 100 रुपीज। तो ये 1500 क्या है, मेरा रिडीम वैल्यू, कि मुझे आफ्टर 5 ईयर कितना पे करना पड़ेगा, 1500, माइनस में ये क्या है, 1000 रुपीज नेट प्रोसीड, कि भाई मैंने इशू करके मुझे कितने मिले हैं, 1000 रुपीज, और अपॉन में लाइफ टाइम, कि उस डिबेंचर की लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स के बाद मुझे वापस करने पड़ेंगे, तब मेरा कितना आया, 100। तो मेरा कॉस्ट में यही तो लिखना था, इंटरेस्ट प्लस में 100, तो इस 100 को मैंने फॉर्मूले के उसमें कैसे लिख दिया, रिडीमेबल वैल्यू वही 1500 माइनस में नेट प्रोसीड दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय में लाइफ दैट इज 5 ईयर, ठीक है। तो ये तो आगे मेरी कॉस्ट। अब डिवाइडेड बाय में क्या आता है, मेरा अमाउंट रेस्ड, कि मैंने कितना पैसा रेज करा है, ठीक है, अमाउंट। तो ये मेरे कितनी है कि भाई जैसे मैंने सिंपल, अगर हमने उसमें एग्जांपल लिया था तो उसमें मैंने क्या कि भाई 50,000 मेरी कॉस्ट किस पे पड़ रही थी, 2 लाख अमाउंट पे, ठीक है। अगर 2 लाख का मैंने कैपिटल रेज करा है तो उसपे मेरी 50,000 कॉस्ट पड़ रही थी। तो ये मेरी कॉस्ट कितने पे पड़ रही है, एक तरीके से नेट प्रोसीड आना चाहिए, लेकिन कभी भी हम यहाँ पर नेट प्रोसीड नहीं लेते, मैंने क्या लिया है, रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, मतलब मैंने एवरेज लिया है। क्योंकि आप ये देखो जो 100 रुपीज है, ठीक है, ये कंपनी ने फंड में तो रखे हैं रिजर्व में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी इस रिजर्व को कि भाई 100 रुपए रख दे तो इसको कहीं यूज ही नहीं करेगी। इस 100 रुपीज को कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। 100 रुपए अलग से निकाल तो दिए कि भाई ये रिजर्व क्रिएट हो गया, कि ये हमने 100 रुपीज क्या क्या सोच के निकाले कि भाई आफ्टर 5 ईयर्स जब मुझे डिबेंचर को 1500 रुपीज रिटर्न करने पड़ेंगे, तब मेरे पास ये 100 रुपीज काम आ जाएंगे, ठीक है। बट इस जो 100 रुपीज है इसको कंपनी ऐसे आइडल नहीं रखेगी, इसको क्या करेगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। कंपनीज के पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें क्या करेगी, इस 100 रुपीज को इन्वेस्ट करेगी। अब जब इन्वेस्ट करेगी तो उससे क्या होगी, कुछ ना कुछ कंपनी को अर्निंग होगी। तो अब कंपनी को अर्निंग हो रही है कुछ ना कुछ इस पैसे को यूज करके, तो ऑब्वियस है कॉस्ट क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अब देखो ये जो चीज है, अगर मैं इसका सिर्फ अगर मैं यहाँ पर नेट प्रोसीड लूंगी, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होएगी। तो मैं इसका क्या ले लेती हूँ, एवरेज ले लेती हूँ। दिस इज द रीजन वाई वी टेक एवरेज हेयर। तो क्या आ जाएगा, रिडीमेबल वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 200, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस में 100 मेरा कैसे आया, यही सेम मैंने फॉर्मूले में पुट करा,
रिडीम वैल्यू 1500 माइनस में नेट प्रोसीड 1000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आया मेरा 100, और डिवाइडेड बाय में एवरेज ऑफ रिडीमेबल वैल्यू एंड नेट प्रोसीड। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट। अब मैंने जो आपको एक बताया था, ठीक है, समझ आया कि रिडीमेबल डिबेंचर्स की और इरिडीमेबल डिबेंचर्स की हम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर्स से हमारी टैक्स सेविंग होती है, ये मैं आपको बताया था सेकंड थर्ड स्लाइड में, और मैंने बताया था इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे आने वाली स्लाइड में। तो देखो कैसे हमें डिबेंचर अगर मैं इशू कर रही हूँ तो उसकी हेल्प से मेरी टैक्स में कैसे सेविंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दो फर्म है, ए फर्म एंड बी फर्म, ठीक है। जो ए फर्म है उसने डिबेंचर इशू करे हुए हैं और जो बी फर्म है उसने कोई डिबेंचर इशू नहीं करा हुआ, ठीक है। तो अब देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, दोनों की अर्निंग सेम है, इसकी भी अर्निंग 110 रुपीज है और बी फर्म की भी अर्निंग मेरी कितनी है 110 रुपीज। अब क्योंकि जो ए फर्म है उसने डिबेंचर इशू कर रहे हुए थे तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिबेंचर्स पे। तो मान लो उसका इंटरेस्ट है 10 रुपीज, तो अब बी फर्म में उसने कोई डिबेंचर इशू नहीं करे हुए थे तो कोई उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो कंपनी ए फर्म की हमारी अर्निंग कितनी आ गई टैक्स के लिए 100 रुपीज, और बी फर्म है उसकी अर्निंग कितनी आ गई मेरी 110 रुपीज, ठीक है। तो ए फर्म की अर्निंग कितनी है 100, बी की कितनी है 110। अब टैक्स मान लो 40% रेट है, तो 40% रेट है तो ए फर्म है उसको 100 रुपए पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 40 रुपीज, और बी फर्म है उसको 110 रुपीज पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 110 का 40% कितना आ गया मेरा 44 रुपीज। तो अब जो एक्चुअल में प्रॉफिट रह गया कंपनी ए का वो कितना रह गया 60 रुपीज, और कंपनी बी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना रह गया हमारा 66 रुपीज, ठीक है। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखो कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है इनका 10 रुपीज, ठीक है। कि भाई जो ए फॉर्म है उसने 10 रुपए इंटरेस्ट भी पे करा, ठीक है। तो लेकिन आप एक्चुअल में अगर प्रॉफिट का डिफरेंस देखोगे तो वो कितना आ रहा है सिर्फ कि सिर्फ 6 रुपए जो बी फॉर्म है उसने उसका प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ रहा है। बट आना कितना चाहिए, क्योंकि 10 रुपए इंटरेस्ट भी पे कर दिया ए फॉर्म ने, फिर भी उसका कितना आ रहा है 60 रुपीज, ठीक है। तो आना डिफरेंस चाहिए 10 रुपए का प्रॉफिट में, लेकिन आ कितना रहा है 6 रुपीज का। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि जो 4 रुपए है वो क्या हो गए टैक्स में सेव हो गए। बी फर्म ने 44 रुपीज टैक्स पे करा है और ए फर्म ने कितना टैक्स पे करा है 4 रुपए। तो ये 4 रुपीज हमारे कहाँ सेव हो गए, हमारे टैक्स में सेव हो गए, ठीक है। तो दिस इज हाउ बाय इशूइंग डिबेंचर द कंपनीज हैव बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग, ठीक है। आपको समझ आया। तो अब जो इंटरेस्ट है इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं टैक्स में बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो जो कंपनी है उस पे बर्डन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अगर डिबेंचर में इशू कर रही हूँ तो जो हमारे ये इम्पैक्ट है ये हमारा कॉस्ट पे भी पड़ेगा, जितना ये हमारा इंटरेस्ट का जो सॉरी जो हमारा टैक्स का इम्पैक्ट है वो हमारा कॉस्ट पे भी पड़ेगा। तो जो भी हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट जैसे इरिडीमेबल का, तो मेरा क्या था इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय में नेट प्रोसीडिंग। तो वो इंटरेस्ट की वजह से मेरी टैक्स की कितनी सेविंग हो रही है उसके लिए मैं क्या लिख दूंगी 1 माइनस में टैक्स रेट, ठीक है। ड्यू टू इंटरेस्ट मेरा कितना टैक्स सेव हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट 1 माइनस में टी डिवाइडेड बाय में नेट प्रोसीडिंग। ऐसे यहाँ पर इस इंटरेस्ट की वजह से मेरा कितना टैक्स सेविंग हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट 1 माइनस में टी, और जो हमारा फॉर्मूला था रिडीमेबल डिबेंचर का वो सेम रह जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर। तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि हमने इसको कैसे डिराइव करना है। आपको या तो सिंपल एक बेसिक चीज यही रखनी है कि हमारा बेसिक फॉर्मूला कॉस्ट के लिए क्या होता है कि जो भी आपकी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय में जो भी आपने जितना अमाउंट रेस करा है इनटू में 100।
को, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 50,000 मैं किस पे अर्न कर रही हूँ, 2 लाख रुपीज पे। 50,000 मैं किस पे कर रही हूँ, 2 लाख रुपीज पे। तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 50,000 डिवाइडेड बाय मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरा अमाउंट मैंने कितना रेज करा है, 2 लाख रुपीज इंटू 100। तो यही एक बेसिक फॉर्मूले से हमने इरिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट का भी फॉर्मूला निकाल लिया, और इरिडीमेबल डिबेंचर्स दोनों का हमने कॉस्ट का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, this is how we calculate the cost of redeemable and irredeemable debentures. In the next class we do the method of calculating, because हमने अभी तक क्या करा है, डिबेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसमें हम सीखेंगे कि हम इक्विटी की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके 4 मेथड्स हैं: अर्निंग प्राइस मॉडल मेथड, डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, एंड मोस्ट फेमस CAPM मॉडल। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।